वर्तमान समय में भारत की शासन व्यवस्था में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के एक डिबेट छिड़ गई है। ये बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम का अर्थ है ये वो जजों की नियुक्ति का सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, जो कि संविधान में नहीं दिया गया था, पर सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट डिसीजंस में इसकी व्यवस्था की गई। इसके तहत अब व्यवस्था ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट 4 जजेस जिस भी जजों की सूची भेजते हैं, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कानून मंत्री, प्रधानमंत्री और हमारी पूरी जो कार्यपालिका है उन पर साइन करेगी उनके नाम पे और उनको नियुक्ति पत्र देगी एज अ न्यायाधीश। जबकि संवैधानिक रूप से व्यवस्था ये थी कि कार्यपालिका जजों की नियुक्ति करती थी और उसके लिए चीफ जस्टिस और जो मुख्य न्यायाधीश थे उनकी राय ली जाती थी। सब्सिक्वेंटली इंदिरा गांधी के दौर में जब ये इमरजेंसी का काल पड़ रहा था, उस दौरान जजेस को और जिन जजेस ने गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजंस नहीं दिए, चाहे वो राजनारायण का केस हो जिसमें इंदिरा गांधी के इलेक्शन को रद्द किया गया था, या एडीएम जबलपुर केस हो, और इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण केस थे उनमें जिन भी जस्टिसेस ने, न्यायाधीशों ने अपना स्टैंड लिया था और गवर्नमेंट के रॉन्ग डिसीजंस को चैलेंज किया था, तो उनको गवर्नमेंट ने बाईपास किया था। और जस्टिस रे जो थे उनको उनसे सीनियर मोस्ट जज, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, जिन्होंने गवर्नमेंट के एंटी डिसीजन दिया था, उनको बाईपास करके जस्टिस रे को जो है भारत का चीफ जस्टिस बनाया था इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान। और ये एक बड़ा ही काला दौर था और इसमें बड़े फेमस जो हमारे न्यायाधीश थे उन्होंने भी दबाव में आके गवर्नमेंट के सामने गलत निर्णयों पर मोहर लगाई, जिसमें कई ऐसे नाम हैं जिनको हम बड़े रिस्पेक्ट से लेते हैं, पर वो भी उनमें शामिल थे। वो भी मॉरल करेज नहीं जुटा सके इंदिरा गांधी के कहर को झेलने का। परंतु आप देखें तो 77 में भी जो इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी खत्म हुई, उसके पीछे जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक आंदोलन था। भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन थी जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति की, उसने भारत के लोकतंत्र को बचाया, ना कि न्यायपालिका ने बचाया। न्यायपालिका ने समर्पण कर दिया था उस समय। सब्सिक्वेंटली भारत में न्यायपालिका को एक ऐसा अवसर मिला जब 90 के दशक के बाद भारत में पार्टियों को बहुमत मिलना बंद हो गया और गठबंधन की कमजोर सरकारें बनने लगी, तो ऐसे में न्यायपालिका ने पुनः अपनी शक्ति को मजबूत करने, अपनी स्वायत्ता को इंडिपेंडेंट करने का प्रयास किया, जो कि बुरी बात नहीं। और इसी पहल में एसपी गुप्ता केस, फर्स्ट जज केस जिसे कहते हैं, और सेकंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 2 निर्णय दिए जिसमें कि सब्सिक्वेंटली पहले ये कहा गया कि चीफ जस्टिस और जो सीनियर मोस्ट जजेस है वो नाम भेजेंगे और मंत्रिमंडल की सहमति से और राष्ट्रपति की सहमति से अपॉइंटमेंट होगी जजेस के। और सेकंड में कहा गया कि जो ओपिनियन सीनियर मोस्ट जजेस भेजेंगे, जो लिस्ट देंगे जजेस की, उन पर कानून मंत्री और सरकार को साइन करना ही पड़ेगा, उनको एग्री करना ही पड़ेगा, वो डिसएग्री नहीं कर सकते जजेस की अपॉइंटमेंट से। और इस सब के पीछे एक्सक्यूज दिया गया न्यायपालिका की स्वतंत्रता का, जो कि गलत नहीं हो सकता, विशेषकर हमारे इमरजेंसी के पीरियड को हम देखें तो। परंतु क्या लोकतंत्र में कोई इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा हो सकता है जो कि वो अपना सारा फैसला स्वयं ले, चाहे संविधान के नाम पर? कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूशन की जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। हम अपने पॉलिटिशियनों को जितनी भी गालियां दे दें, नेताओं को जितनी भी गालियां दे दें, पर उनको 5 साल में जनता के सामने आना पड़ता है, उनका क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है और उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। न्यायपालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे तय होगी देश के लोगों के प्रति? क्या ज्यूरिस्टों को इतनी शक्ति दी जा सकती है कि वो लोगों की चुनी हुई सरकार या जो पॉपुलर सेंटिमेंट्स को भी कर्व कर सकें? अगर कर सके तो किन बेसिस पे? और क्या वो शक्ति जो उसको यूज करेंगे, उस वीटो शक्ति को, उसका कहाँ तक सदुपयोग हो रहा है, उसको चेक करने का क्या क्या व्यवस्था है?
मोदी के स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आने के बाद से, जब कार्यपालिका मजबूत हुई 2014 के बाद से, न्यायपालिका को चुनौती आनी शुरू हुई है। और जो राष्ट्रीय नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाने का प्रयास था, जो कि बहुत ही अच्छा संवैधानिक संशोधन बिल लाया गया था, जिसमें कि जजों की नियुक्ति में ना केवल जजों को, जज भी रखे गए थे, साथ साथ कोई समाज सुधारक, कोई समाज के कमज़ोर वर्गों से संबंध रखने वाला, एक स्त्री, इस तरह के एक पैनल की व्यवस्था की गई थी ताकि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके। कई बार जो इस पर इल्ज़ाम उठते हैं फेवरेटिज्म के, परिवारवाद के, उससे हम बाहर आ सकें, ये कोशिश की गई थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंडिपेंडेंस में इंटरफेरेंस को लेकर के रिजेक्ट कर दिया, जो कि एक बहुत ही ब्लैक डे था, मैं तो ऐसा मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एज ए इंस्टीट्यूशन अपनी गरिमा को गिरा दिए। हालांकि उसमें एक जज ने डिसेंट नोट भी लिखा था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको हमें पढ़ना चाहिए। क्यों उन्होंने कहा था कि हम जो ये हमारी मेजॉरिटी ने फैसला दिया, सही मायनों में हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दगा कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल रखना है लोगों के प्रति। तो अब जो गवर्नमेंट, और रिसेंटली किरण रिजिजू जी ने जो जजेस की लिस्ट जो है उस पर साइन करने से मना कर दिया कई नामों पर, तो अब इसको लेकर के सरकार और न्यायपालिका में तनातनी है। अब देखते हैं क्या होता है। पर ये जो एक गवर्नमेंट के दो अंगों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, ज़रूरी है, ताकि न्यायपालिका अपने प्रॉपर प्लेस पे आए और कार्यपालिका भी अपना प्रॉपर स्थान ग्रहण करे। पर हर जगह कार्यपालिका को शक की दृष्टि से देखना अच्छा नहीं है, और न्यायपालिका को भी एज ए इंस्टीट्यूशन अगर पावर बिल्ड करती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। 70 साल के बावजूद भी भारत में करोड़ों केसेस पेंडिंग है। अगर इसमें सरकार की ही गलती है, क्या न्यायपालिका की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? जजेस का कार्यकाल कैसा है? और बड़ा प्रश्न ये है कि जब छोटी जुडिशरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का टेस्ट निकाल कर लोग लगते हैं, उनमें से कितने लोग आगे जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस बन पाते हैं? यदि हम देखें तो बहुत कम, नगण्य। मुश्किल से कोई होगा जो हाईकोर्ट पहुंच पाता है, अन्यथा सीजीएम के लेवल पर आकर के वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जो लड़के लड़कियां लेते हैं हमारे, वो रह जाते हैं। तो हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे हो रही है? क्या उसमें कहीं अनड्यू जजेस का इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो नहीं इन्वॉल्व है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसी हो रही है? कैसे लोगों का नाम उसमें जाता है? ये एक विचार का प्रश्न। क्या हम ऑल इंडिया लेवल पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इम्तिहान नहीं करा सकते, या कोई क्राइटेरियन रख सकते कि किस जजेस ने मानव अधिकार के लिए, कमज़ोर वर्गों के अधिकार के लिए, पर्यावरण के लिए, न्याय व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन किया? उसके बेस पर हम, उस मेरिट के बेस पर, उस प्रयास के बेस पर हम जजों को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा सकते। जो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस, किन आधारों पर वो नाम भेज रहे हैं सिफारिशों पर? क्या उसका आधार रिश्तेदारी है? क्या उसका आधार जाति व्यवस्था है? क्या उसका आधार कोई कॉन्क्रीट उनके ज्यूरिस्टों के द्वारा लिए गए कोई महत्वपूर्ण कदम है जिसने न्याय व्यवस्था में सुधार किया है? किस बेस पे उनका नाम रिकमेंड किया जा रहा है? ये प्रश्न पूछना सरकार का अधिकार है, इवन सामान्य भारतीय नागरिक का भी अधिकार है। और मजे की बात है, अगर हम देखें हमारे न्यायपालिका में जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, उनका प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। और कई ऐसे लोग हैं जो पारिवारिक पेशा न्यायपालिका में चला है, पिताजी भी जज थे और अब पुत्र भी न्यायाधीश है। तो क्या अन्य फैमिलीज को उसमें मौका नहीं मिलना चाहिए? और मोर ओवर मेरा प्रश्न तो ये है, एज अ क्रिटिकल थिंकर, 70 साल में हम भारतीय भाषाओं में न्याय को इंटरप्रेट नहीं कर सके। 70 भाषाओं में हम अपने आधार पर अपनी न्याय व्यवस्था को नहीं बना पाए। आज भी हमारी न्याय व्यवस्था जो है वो अंग्रेजी भाषा पर चल रही है, उसका क्षेत्रीय भाषाओं में, हिंदी भाषाओं में अनुवाद नहीं हो पाया, उसका सरलीकरण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भी केसेस की पेंडेंसी बढ़ी है। तो क्या न्यायपालिका और इसके जो घटक हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके प्रति? क्या उनके कार्यों का भी क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होना चाहिए? क्या लोकतंत्र में कोई इंस्टीट्यूशन अपने को संविधान का ठेकेदार बन करके किसी भी तरह की इंक्वायरी से वंचित रख सकता है? ये एक प्रश्न है। और अगर जिस तरह से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, संसद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसी तरह से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो न्यायपालिका की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। पावर्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, अदरवाइज वो करप्शन ही पैदा करेगी। और ट्रांसपेरेंसी लाने में जुडिशरी को क्या दिक्कत है? जुडिशरी सब संस्थाओं से ट्रांसपेरेंसी मांगती है, तो क्यों ना इसकी अपॉइंटमेंट
में कुछ ट्रांसपेरेंसी आए, कुछ ऑब्जेक्टिफाइएबल क्राइटेरिया हो, उसके बेस पे सिलेक्शन हो और इसका इंडिजिनाइजेशन किया जा सके इसकी कार्यप्रणाली का, ताकि लोगों को सस्ता और त्वरित न्याय मिल सके। धन्यवाद। और